नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके। वैसे कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि फ्रांस की तरफ से भी भारत की फ्यूचर न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स के लिए अपनी पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को ऑफर किया गया था। लेकिन इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ और न्यूक्लियर सबमरीन भी मौजूद है जिनको इंडिजिनसली डेवलप किया गया। फर्क इतना है कि ये भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो है, लेकिन इनको कन्वेंशनल अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इनको न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए डिप्लॉय किया जाने वाला है। इस सेगमेंट में जो पहला लीड वेसल था उसका नाम आईएनएस अरिहंत था, और अभी इसी सेगमेंट में टोटल 4 सबमरीन्स को बनाने का प्लान किया गया था, जो कि हमारी मेन न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने वाले हैं। आईएनएस अरिहंत को पहले से ऑपरेशन किया जा चुका है और अभी कुछ ही महीनों से आईएनएस अरिहंत को भी टेस्ट किया जा रहा था, जो कि इसी क्लास का दूसरी वेसल है, और इसकी अलग अलग सी टेल को भी किया जा रहा है। वैसे तो इसको 2022 के एंड तक ही नेवी में फुली कमीशन करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसे फर्दर कुछ दिन और टेस्ट करने के बाद 2023 की जून या जुलाई तक इसको इंडियन नेवी में फुली कमीशन कर दिया जाएगा। इसी बीच अभी सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि भारत की तरफ से अभी अपनी अरिहंत क्लास की आखिरी 2 वेसल को, यानी कि S4 और S4 स्टार क्लास की सबमरीन्स को भी लॉन्च कर दिया गया। ये सबमरीन हालांकि अरिहंत क्लास की सबमरीन होने वाले, लेकिन इनका लेंथ अरिहंत और अरिहंत के मुकाबले थोड़ा बड़ा होने वाला है और डिस्प्लेसमेंट भी लगभग 1000 टन ज्यादा होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर इनकी डिस्प्लेसमेंट 7000 टन के आसपास होने वाली, जबकि आईएनएस अरिहंत और अरिहंत की जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीब 6000 टन है। इनको जानबूझकर यहाँ पे बड़ा किया गया था ताकि इनमें ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी किया सकेगा, और इसमें खास करके हमारी K5 और K6 जैसे मिसाइल को इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि अरिहंत में K15 और अरिहंत में K4 मिसाइल को डिप्लॉय करने का प्लान किया गया था। वैसे अरिहंत में भी हम K4 मिसाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ये बस 4 ही मिसाइल को कैरी कर पाएगा। अगला अपडेट इंजन को लेके, और अब हम टर्बोजेट और स्मॉल स्केल की इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अब रिसेंटली कुछ अपडेट सामने आया था जिसके मुताबिक HAL की तरफ से भी एक नई टर्बोजेट इंजन को डेवलप करने का प्लान किया गया, जो कि करीब 4.2 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाला है। अब HAL के मुताबिक ये जो इंजन होने वाला है इसको हमारे एरियल एक्सपेंडेबल टारगेट्स, नॉर्मली जिनको हम मिसाइल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ड्रोन्स को बनाने के लिए और उनको पावर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इनको हम हमारी कैट्स वॉरियर सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो नए टर्बोजेट इंजन है इनको PTI 7 टर्बोजेट इंजन से डिराइव किया जा रहा है, जिसको आप सब कुछ हद तक अपग्रेड भी कह सकते हैं। नॉर्मली जो PTI 7 इंजन है ये करीब 3.43 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इस इंजन को 80s के दौर में बनाया गया था, तो अभी ये थोड़े आउटडेटेड होने लगे हैं, और HAL की तरफ से इनको इंडिजिनसली अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें HAL का कहना है कि वो अभी जिस नए इंजन को बनाने वाले हैं उसमें इस इंजन के टरबाइन ब्लेड्स को बदल दिया जाएगा, साथ ही इसमें जो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम होगा उसको भी बदलने का प्लान किया जा रहा है, और इसको अभी एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोल सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी कंप्रेसर सेक्शन को थोड़ा पहले के मुकाबले मजबूत बनाया जाएगा, और इसमें अभी एक डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक एनहांस करने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और ये खबर मिडिल ईस्ट रीजन और अफ्रीकन रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पर 2 अलग अलग अपडेट है जिनको हम एक ही बार में कवर करने वाला है। इनमें से एक तो अच्छा खबर है, लेकिन दूसरा थोड़ा सा चिंता करने वाला बात हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहली अच्छी खबर की बात करते हैं, तो अच्छी बात यह कि भारत को अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने का और भी मौका मिलने वाला है, और इनिशियली ब्रह्मोस मिसाइल को जिन भी देशों को एक्सपोर्ट करने का भारत का जो एम रखा गया था वो अभी धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब पहले तो भारत की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, मतलब डील साइन किया जा चुका है। इसके बाद इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की तरफ से भी इसको खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन अभी मिडिल ईस्ट रीजन में जो मौजूद 2 मेजर पावर हैं, UAE और सऊदी अरब की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन वो इसकी कन्वेंशनल वेरिएंट को खरीदना नहीं चाहते, यानी कि लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदना नहीं चाहते, बल्कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट यानी कि NG वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं, जिसको किसी भी मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, और ये भी लगभग सेम डिस्ट्रक्टिव पावर को प्रोवाइड कर सकता है। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक 2024 तक वो ब्रह्मोस NG की टेस्टिंग को शुरू करने वाले हैं, जिसके बाद जल्दी इसकी प्रोडक्शन के लिए इसको तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमलाइन बताना थोड़ा संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि काइंड ऑफ इसको सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है।
लेकिन अभी यूएई और सऊदी अरब की तरफ से इसे खरीदने का मन बनाया जा रहा है। साथ ही फिलीपींस की तरफ से भी अभी ब्रह्मोस मिसाइल के एडिशनल ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, जिसके लिए 2023 का टाइमलाइन दिया गया है और ये ऑर्डर जो होने वाले उसकी लैंड बेस्ड वेरिएंट के लिए होने वाला है। अब दूसरी अपडेट की बात करें तो ये इजिप्ट की तरफ से है और आप सबको पता होगा कि इजिप्ट की तरफ से अभी अपनी चाइनीज मेड के-8 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें वो करीब 70 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बना रहे थे और इसमें वो तेजस की लिफ्ट वेरिएंट को इवेल्युएट कर रहे थे और इसको भारत की तरफ से उनको ऑफर किया गया था। और सेम टेंडर के अंदर साउथ कोरिया की तरफ से उनकी T-50 को भी उनको ऑफर किया गया था और आज इसको लेके कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि इसमें इजिप्ट की तरफ से T-50 को सिलेक्ट कर लिया गया। हालांकि अभी तक इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म करना संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये दूसरी बार होने वाला है जहां पर T-50 या FA-50 तेजस को किसी टेंडर में बीट करने वाला है। अब T-50 और FA-50 के बीच बस इतना ही डिफरेंस है कि FA-50 जो है वो T-50 का एक आर्म्ड वेरिएंट है और यहाँ पर इजिप्ट को साउथ कोरिया की तरफ से अपनी T-50 एयरक्राफ्ट को लोकल प्रोडक्शन के साथ ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत और यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है और यूएस के साथ भारत की तरफ से कई डिफेंस डील को भी साइन किया गया। अब आप सभी जानते हैं कि यूएस की तरफ से अपनी सेकेंड जनरेशन की स्टेल्थ बॉम्बर यानी कि B-21 को ऑफिशियली 2 दिसंबर यानी कि कल अनवील करने का प्लान किया गया था। अब कोल्ड वॉर के दौरान से ही यूएस की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है और इफेक्टिवली इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज तक इनको किसी भी देश के साथ शेयर करने की बात नहीं की गई थी और कॉस्ट की वजह से इनको मास में भी इंडक्ट नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद जब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी सेकेंड जनरेशन की स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप करना शुरू किया गया था यानी कि B-21 को डेवलप करना शुरू किया गया था, तो उसके बाद से इनको मास में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था और अभी बताया जा रहा है कि यूएस की तरफ से अभी कम से कम 100 से ज़्यादा B-21 बॉम्बर्स को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। जबकि इसकी प्रीवियस वर्जन की बात करें यानी कि B-2 स्पिरिट की बात करें तो इसकी टोटल 21 यूनिट को अभी तक बनाया गया था, लेकिन B-21 को यहाँ पर मास में प्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है ताकि इसकी यूनिट कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। इसका एक मेजर कारण ये भी है कि चाइना और रशिया दोनों को काउंटर करने के लिए यूएस ऐसा कर रहा है और इसके लिए कि अब यूनाइटेड स्टेट के कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि अगर यूनाइटेड स्टेट को चाइना को काउंटर करना है तो सबसे पहले उसको इंडो पैसिफिक रीजन पर कमजोर करना पड़ेगा और इसके लिए भारत का ताकतवर होना काफ़ी ज़रूरी है। और यूएस चाहे तो यहाँ पर अपनी स्टेल्थ बॉम्बर्स को भारत को ऑफर कर सकता है और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट के जितने भी मेजर अलाइड कंट्री है उनको B-21 को ऑफर किया जा सकता है, जिसमें क्वाड कंट्रीज को पहली प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी प्लान है कि अगर सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट इनको बेचना नहीं चाहता है तो इसको लीज पर भी ऑफर किया जा सकता है। अब हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक सजेशन है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिस्कशन नहीं किया गया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या भारत आगे चल के इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को एक्वायर करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली इस पर पूछे गए सवाल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया था कि वर्तमान हमारा कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इंडक्ट करने का कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।